हेलो क्रशर्स, ये चल रही है क्रशअप की योलो सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक हीट एंड कैलोरीमेट्री। और कैलोरीमीटर लेके बैठा हूँ मैं, एक कॉपर का ये कैलोरीमीटर है। तो इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। देखेंगे किस तरीके से स्पेसिफिक हीट क्या होती है, थर्मल कैपेसिटी क्या होती है, और कैलोरीमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। बड़ा मजा आने वाला है। मैं हूँ आपका दोस्त विक्रांत किरार, और अभी चाहिए हमें धमाकेदार इंट्रो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इस चैप्टर में हमें बेसिकली नापना होता है कि कितनी हीट दी, कितना टेम्परेचर राइज हुआ। तो सबसे पहले नाप लेते हैं हीट को। तो हीट को हम लिखते हैं क्यू से। ओके, क्यू यानी कि हमने किसी चीज़ को गर्म करने के लिए हीट दी। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर एक इस तरीके से बीकर है, मैं उसमें कुछ पानी भरा हुआ है और मैं उसको गर्म करता हूँ, तो मैंने जो हीट दी है वो यहाँ से जो हीट एनर्जी दी है वो हो जाती है क्यू। दिस इज हीट। उसके कारण इसका कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये हीट किसके प्रोपोर्शनल होती है? हम देखते हैं कि यहाँ पर जितना ज़्यादा पानी होगा उतनी ज़्यादा हमें हीट देनी होगी उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर पहली बात तो ये मास के प्रोपोर्शनल होगी। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ, Q इज प्रोपोर्शनल टू मास। अच्छा, मुझे अगर ज़्यादा टेम्परेचर राइज करना है तो मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ से मुझे और एक चीज़ पता चलती है कि जो हीट देनी होगी इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। इसका कितना टेम्परेचर मुझे चेंज करना है। यहाँ पर दो ही हमें फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला जाता है, यहाँ पे दो प्रोपोर्शनैलिटी वाली चीज़ है। तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। यहाँ पर S एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, ये किस पे डिपेंड करेगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? अलग अलग मटेरियल्स पे अलग अलग हमें एन अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ना, दिस इज मटेरियल डिपेंडेंट। मटेरियल डिपेंडेंट। इसी को मैं अगर रीअरेंज कर दूं तो मुझे S मिलता है, S इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा T। यहाँ से स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन निकलती है जो कि हमें टेक्स्ट बुक्स में देखने को मिलती है। क्या हो जाएगी? S यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री एंड फॉर 1 किलोग्राम। तो इसको 1 डिग्री और 1 किलोग्राम को क्या बोलते हैं? यूनिट चेंज इन टेम्परेचर एंड यूनिट मास अमाउंट अगर लिया जाए तो इसकी टेक्स्ट बुक वाली जो डेफिनेशन है वो हो जाती है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड। एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड का मतलब क्या? गर्म कर रहे हैं उसे तो वो एब्जॉर्ब कर लेगी, अगर उसे हम ठंडा कर रहे हैं तो उससे हीट बाहर निकलेगी, या फिर बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट ने हीट को रिजेक्ट कर दिया है, बाहर निकाल दिया है। कितनी हीट चाहिए टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 यूनिट। ये हो गई हमारी टेक्स्ट बुक बेस्ड डेफिनेशन। अच्छा, अब देखते हैं इसकी यूनिट्स क्या हो जाने वाली है। देखो, हमारे पास ये होता है जूल में होती है एनर्जी, नीचे है किलोग्राम, नीचे फिर टेम्परेचर भी है। टेम्परेचर हो सकता है डिग्री सेल्सियस में हो या फिर केल्विन में हो। एनर्जी भी हो सकता है जूल में हो या फिर कैलोरी में हो। तो हमारे पास कुछ यूनिट्स आ जाती हैं, लेकिन इसकी जो SI यूनिट है वो हो जाएगी जूल पर किलोग्राम केल्विन। और हमारे पास दूसरी जो यूनिट्स होती हैं वो हो जाएंगी, मान लो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, या फिर कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, या फिर किलो कैलोरी पर किलोग्राम केल्विन। कुछ भी इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना करके बहुत सारी यूनिट्स यहाँ पर बना सकते हो। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसके डायमेंशंस भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखो, हमारे पास डायमेंशंस ऑफ S अगर मैं लिखूँ तो वो क्या हो जाएंगे? ऊपर हमारे पास एनर्जी है जो होती है mL2T-2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम mL2T-2। नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास है मास, यानी कि वो m है, और है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर।
टेम्परेचर को किस तरीके से लिखते हैं, कुछ लोग थीटा लिखते हैं, कुछ लोग क्यू लिखते हैं, कुछ लोग के लिखते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, मान लो हमने लिख दिया के, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, m से m देखो यहाँ पर इस तरीके से कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी L2 T -2 K -1। ये हो जाती है हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के डायमेंशन। इसकी कुछ सैम्पल वैल्यूज देख लें। हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक सब्सटेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें वो हमें याद रखनी भी होती है। तो मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर उसकी वैल्यू बता देता हूँ। वो होती है अप्रोक्सीमेटली 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, या फिर यही वैल्यू होती है हमारी 1000 कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें ये वैल्यू याद रखनी चाहिए। जल्दी से एक सिंपल सा सवाल कर लेते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन जूल एंड इन केल्विन टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ वाटर बाई 4 डिग्री सेल्सियस। तो देखो बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला हमारे पास है Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। हीट चाहिए हमें, मास कितना है 5 किलोग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हमें दी हुई है, यहाँ पर नहीं दी हुई है, लेकिन हमें याद रखना है। अच्छा पहले हम जूल में निकाल रहे हैं, तो जूल वाली वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होती है 4200 या फिर 4.2 किलो जूल भी आप इसको लिख सकते हो पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कट जाता है, किलोग्राम से किलोग्राम कट जाता है, और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाती है 5 × 4 20 × 4200 जूल विच इज इक्वल टू 84000 जूल, या फिर आप इसको लिख सकते हो 84 किलो जूल। ये हमारा आंसर आ जाता है। दोबारा देख लेते हैं दूसरा पार्ट जिस पर हमें कैलोरी में आंसर पूछा है। सेम फॉर्मूला है MS डेल्टा T, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू चेंज हो जाती है। मास कितना है वही 5 किलोग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलोरी में कितनी होती है, वो हो जाती है 1000 कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, या फिर सिर्फ 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस बार मैं मान लो लिख देता हूँ 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। मल्टीप्लाई कर दो आप इसको 4 डिग्री सेल्सियस से, तो डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कट गया। और इस बार हमारे पास ग्राम है, ऊपर किलोग्राम है, तो जब आप इसको काटोगे तो यहाँ 1000 आ जाएगा, है ना। तो फिर से वैल्यू आ जाती है 5000 मल्टीप्लाइड बाय 4 कैलोरी, या फिर ये हो जाता है हमारे पास 20,000 कैलोरी, या फिर आप इसी को लिख सकते हो 20 किलो कैलोरी। ये बहुत ही आसान सा सबसे बेसिक सवाल था हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हमारे पास है फॉर्मूला Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। यहाँ पर फील लेने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो मैं इसी को घुमा फिरा के लिख सकता हूँ S इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा D। दोनों तरीके से फील लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला फील वाला पॉइंट, क्या S की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है? क्या किसी चीज़ की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। आप इसको ऐसे समझो, जो हमारा सराउंडिंग होती है, या फिर जो इसको हम हीट सोर्स या हीट सिंक बोलते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? हीट सिंक यानी उसमें कितनी भी हीट में डालते जाओ वो लेता चला जाएगा, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है ना। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, हमारे पास समुद्र है, तो समुद्र में कितना भी आप पानी डालते रहो उसका लेवल राइज नहीं होता। इसी तरीके से समुद्र में आप हीटर रॉड लगा के बैठ जाओ, समुद्र का टेम्परेचर राइज नहीं होता। लोकली थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन आइडियली देखा जाए तो समुद्र का टेम्परेचर हम इंसान लोग राइज नहीं कर सकते। तो उस केस में प्रैक्टिकली हम बोल देंगे S की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है, या फिर हम बोल देंगे कि हीट सोर्स या फिर सिंक के लिए ऐसा हो सकता है। इन्हीं को हम बोलते हैं सराउंडिंग्स। ओके, एक और केस हो सकता है जब हमारे पास फेज चेंज हो रहा हो। फेज चेंज का मतलब क्या है? जिस वक्त हमारा वाटर बॉईल होता है, तो हमारे पास वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, हम गर्म करे जा रहे हैं, हीट दिए जा रहे हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, उसका फेज चेंज हो जाता है। तो टेक्निकली हम देखें
तो उसको कितनी भी हीट देते चले जाओ, ये वैल्यू तो आ जाती है 0, इसका मतलब ये टोटल वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट। तो ये भी बोलने के लिए बोला जा सकता है कि फेज चेंज के दौरान हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। अब एक बात बताओ, क्या एस की वैल्यू 0 हो सकती है? प्रैक्टिकली हम कहाँ पर देखते हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ? एस की वैल्यू 0 है, इसका मतलब हमारे पास क्यू की वैल्यू 0 होगी, डेल्टा टी की कुछ भी वैल्यू हो जाए। हाँ, एस की वैल्यू अगर 0 है तो डेल्टा टी की कुछ भी वैल्यू हो, क्यू की वैल्यू 0 होगी, यानी हमें टेम्परेचर चेंज करने के लिए हीट देनी नहीं पड़ रही। प्रैक्टिकल सेंस में समझेंगे तो बहुत थोड़ी सी भी हीट दो तो भी उसका टेम्परेचर तुरंत चेंज हो जाता है, जितना भी इक्विलिब्रियम वैल्यू पे पहुंचना होता है उतने पे पहुंच जाता है। तो ऐसा कहाँ पर होता है? मान लो मेरे पास एक थर्मस है, जो हमारी बॉटल्स होती है ना जिसमें गर्म पानी होता है, उसमें मैं गर्म पानी डालता हूँ और वो इंसुलेटेड है ना, उससे हीट ट्रांसफर नहीं होता, टेक्निकली नहीं होना चाहिए आइडियल केस में। और उसमें यहाँ पर अंदर मेरे पास कुछ तो कंटेनर की कुछ तो लाइनिंग होगी, मान लो कॉपर का बना हुआ है या स्टील का बना हुआ है। जैसे इसमें पानी डालता हूँ ये इतना पतला सा होता है कि तुरंत वो भी पानी के टेम्परेचर पर आ जाता है, तो बहुत ही कम वो हीट लेता है और इस तरीके से उसका भी टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो हमारे पास उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो नहीं, हीट कैपेसिटी वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो चीज़ हम पढ़ लेंगे। पर अगर ये मटेरियल कुछ ऐसा हो जो तुरंत टेम्परेचर बदल ले तो ये भी पॉसिबल हो सकता है हमारे पास। इसको हम बोलेंगे इंटीरियर ऑफ अ थर्मल फ्लास्क। ऐसे मटेरियल से बनाए जाते हैं कि जिसकी एस की वैल्यू बहुत ही कम हो, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अब एक सवाल आपसे, क्या एस की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? हमारे पास हीट कैपेसिटी नेगेटिव हो सकती है? रियल लाइफ में हम ऐसा देखते नहीं, आमतौर पर कभी भी हमारे को टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट देनी पड़ती है ना। अगर एस की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें नेगेटिव हीट देनी पड़ेगी, यानी कि हीट निकालनी पड़ेगी। यानी हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ है जिससे मैं हीट निकाल लेता हूँ तो वो ठंडा होने की वजह और गर्म हो जाती है। तो कोई एक ऐसी पर्टिकुलर चीज़ नहीं होगी, लेकिन हम ऐसे सिस्टम्स जरूर डिज़ाइन कर सकते हैं। और वो डिज़ाइन कर पाते हैं, क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वहाँ पे लेटेंट हीट का कुछ यूज़ आता है। मैं आपको अभी समझाता हूँ वो कैसे होता है, लेकिन वो होता है सैचुरेटेड वाटर वेपर में। तो कभी आपसे एक ऐसा छोटा सा वन लाइनर सवाल हो सकता है, क्या एस की वैल्यू नेगेटिव होती है? 4 ऑप्शन किस में होती है? तो हमारे को टिक करना है सैचुरेटेड वाटर वेपर। क्यों होता है ऐसा? देखो हमारे पास एक सैचुरेटेड यहाँ पर वाटर वेपर है और यहाँ पे पानी भरा हुआ है खूब सारा। अगर मैं इसको गर्म करता हूँ तो गर्म करने से क्या होगा? यहाँ पर पानी और इवेपोरेट कर जाएगा। तो गर्म करने से टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा है। तो इसको टेम्परेचर बढ़ाना ही है मुझे, तो कैसे बढ़ाऊंगा मैं? तो यहाँ से मैं इसको कंप्रेस कर दूंगा। कंप्रेस करूंगा तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा और प्रेशर बढ़ने के कारण थोड़ा सा उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और थोड़ा सा यहाँ पर कंडेंसेशन भी होगा। अब कंडेंसेशन में हमें हीट निकलती है, ये चीज़ हम पढ़ेंगे, और प्रेशर देने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा उसके ऊपर। तो इफेक्टिवली आप देखोगे कि जितना हम वर्क करते हैं उससे ज़्यादा यहाँ पर निकल जाता है। तो टेक्निकली हमने उसकी एनर्जी सिस्टम से खींच ली, फिर भी उसका टेम्परेचर बढ़ गया, इसलिए यहाँ पर एस की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। सारी कैलकुलेशन हमारे सिलेबस से बाहर है, तो हम बस समझ लेंगे सैचुरेटेड वाटर वेपर के लिए एस की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये एक पॉइंट हमें याद रखना चाहिए। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि किताब में दी हुई हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखो सबसे पहले बहुत सारी मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, हमारे पास सिल्वर, टंगस्टन, सबकी कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। देखो इसकी एल्यूमिनियम की बहुत ज़्यादा है, फिर कम ही होती जा रही है। टंगस्टन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम है। टंगस्टन क्या है? जो बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है वो टंगस्टन है, तो उसकी हीट कैपेसिटी बहुत कम है, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ाने में बहुत ही कम एनर्जी हमें देनी पड़ती है। इसीलिए बल्ब ऑन करते ही तुरंत वो जल जाता था, राइट। अगर उसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती तो उसको थोड़ा समय लगता गर्म होने में, है ना, उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है अपना टेम्परेचर बढ़ाने में, तब जाकर के ब्राइट रोशनी आती। अच्छा, इन सब वैल्यू से एक अलग ही वैल्यू स्टैंड आउट करती है, ये है हमारा वाटर। इन सब से देखो बहुत ज़्यादा है, इनमें जो भी हाईएस्ट था उससे भी 4 गुना से थोड़ा ज़्यादा ही बड़ी है। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसका यूज़ हम करते हैं, इसको कूलेंट बनाते हैं। कैसे, वो सब चीज़ें जब हम फेस ट्रांसफ़र, फेस चेंज सीख लेंगे उसके बाद डिटेल में देख लेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर देखो, आइस की जो कैपेसिटी है वो वाटर की कैपेसिटी एग्जैक्टली हाफ के बराबर है। तो यहाँ पर स्टीम की नहीं दी हुई है वैल्यू, तो भी मैं इसको यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ कि हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस होती है वो होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम
के ऑलमोस्ट बराबर बोलूँगा मैं इसको, ऑलमोस्ट बराबर होती है। और इन दोनों वैल्यू को हम मानते हैं एस वाटर डिवाइडेड बाय 2। तो बहुत सारी न्यूमेरिक कैलकुलेशंस में हमारे पास स्टीम होगी, आइस होगी, तब हम इस तरीके से वैल्यूज हमें मान लेनी है। और लास्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज सबसे मर्करी की, देखो यहाँ पर सबसे कम वैल्यू ऑलमोस्ट मर्करी की ही है। तो मर्करी की हीट कैपेसिटी कम होने का मतलब क्या हो कि मर्करी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें बहुत कम हीट देनी पड़ेगी। इसीलिए मर्करी थर्मोमीटर्स में जो मर्करी होती है उसका टेम्परेचर थोड़ी सी ही बॉडी से हीट लेता है और वो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाता है और हमें टेम्परेचर यहाँ रीड कर पाते हैं। नहीं तो मान लो मर्करी की जगह हम वाटर यूज़ कर लें तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी अपना टेम्परेचर बढ़ाने में, बढ़ा करके हमारे बॉडी के टेम्परेचर के बराबर लाने में, तो बहुत देर लगेगी हमें एक्यूरेट रीडिंग लेने में, या मर्करी में हमें फास्ट रीडिंग्स लेने को मिल जाती। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज इनको देख के आपको लगेगा क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होती है? तो नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वेरिएबल होती है समय के साथ टेम्परेचर के साथ वो बदल सकती है। हमें वो सब चीज़ें नहीं पढ़नी है, लेकिन फिर भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वेरिएबल हीट कैपेसिटी वाले। तो देख लेते हैं वो कैसे होते हैं। वेरिएबल स्पेसिफिक हीट, वेरिएबल स्पेसिफिक हीट में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारी बदल रही है। फर्क क्या पड़ेगा हमें भाई? हमें तो एक ही फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो यहाँ पर हमारे पास जो S पहली बात तो बदल रही है, वो किसके कारण बदलेगी? मास तो वैसे ही चेंज नहीं होता, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। टेम्परेचर का फंक्शन एक हो सकता है, तो हम लिख देंगे S इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टाइम का भी हो सकता है, फिर उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेट, वो एकदम 11-12 के बाहर वाली चीज़ हो जाती है ना। तो टेम्परेचर का ही फंक्शन होगा। उस केस में हमें क्या कर देना है, छोटे छोटे टेम्परेचर के हम वो बनाएंगे, छोटे छोटे सेक्शन। हर एक टेम्परेचर पे हमें कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू होगी जिसको हम एवरेज मान लेंगे। उस छोटे से टेम्परेचर राइज के हिसाब से छोटी सी एनर्जी का चेंज कैलकुलेट कर लेंगे और उन सबको जोड़ देंगे, विच इज इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे मैं क्यू की जगह लिख देता हूँ छोटी सी एनर्जी जो मैंने दी, मास छोटा नहीं था, मास उतना ही बड़ा था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि टेम्परेचर का फंक्शन था, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी उसको मल्टीप्लाई किया उस समय मास जो था, और उसके कारण जो भी छोटा सा टेम्परेचर राइज किया। बस ये आ गई हमारा जो इंटीग्रल इक्वेशन आनी है। यहाँ पे आप इसको इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हो और हमारे को जो भी कैलकुलेशन करनी है आप कर पाओगे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास मान लो मास की वैल्यू है 2 किलोग्राम और हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो है 200 प्लस 10 टी कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। हमें बताना है कि इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस जाने में हीट हमें कितनी देनी पड़ेगी? तो सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास एक ही तो फॉर्मूला है। dq को देखो मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे एक्चुअली यहाँ पर मिल जाएगा टोटल हीट जो मुझे चाहिए वो जाएगी मास इंटीग्रल ऑफ s dt। अच्छा, यहाँ पर मास की वैल्यू रख देते हैं हम 2 किलोग्राम, s की जगह हम रख देंगे 200 प्लस 10 टी और ये है हमारा dt। यही हो जाएगा 2 इंटू 200 इंटीग्रल ऑफ dt प्लस 20 इंटीग्रल टी डी टी। लिमिट्स क्या लगेंगी भाई? लिमिट्स देखो यहाँ पर लगेगी 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर एक सिली मिस्टेक हो सकती है। क्या मिस्टेक हो जाएगी? ये जो फंक्शन दिया था इसमें कहाँ लिखा है कि टी डिग्री सेल्सियस में है? हो सकता है टी यहाँ पर केल्विन में हो, तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया जाएगा टी इज इन डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया। इससे हमारे पास वैल्यू क्या जाती है? ये आ जाता है हमारे पास 400 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे लिमिट्स क्या लग जाएंगी? लिमिट लगेगी यहाँ 10 से लेकर के 20 तक, ये भी 10 से लेकर के 20 तक। इस dt का सीधे सीधे इंटीग्रल हो जाएगा। dt का इंटीग्रल क्या हो जाता है? t, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 10 लिमिट्स लगाने के बाद, प्लस ये वाले को देखो यहाँ पर 20 तो एज इट इज़ है, 20 एज इट इज़ आ गया, और ये अंदर वाला हो जाता है टी dt का इंटीग्रल क्या हो जाता है? टी स्क्वेयर बाय 2। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे लिमिट लगाओ 10 से लेकर 20 तक, इस तरफ वैल्यू हो जाएगी 400 इंटू 10 प्लस ये हो जाता है हमारा 10 इंटू
20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस 100, 10 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4000 प्लस 3000 विच इज इक्वल टू 7000 हमारा आंसर आ गया। मुझे बताओ जल्दी से, ये आया डिग्री, हाँ किस में, जूल में आया है, कैलोरी में आया है? ध्यान से देखो, क्यू में हमें एस जो दी हुई थी वो दी कैलोरी में, तो यहाँ पर ये आंसर आएगा हमारा कैलोरी। दिस इज द आंसर। बहुत ही आसान सवाल था। इस तरीके से आपको कोई भी फंक्शन दिया जा सकता है, जैसे दे देंगे एस इज इक्वल टू 5t², टी इज इन केल्विन, और इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बहुत आसान है। जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। देखो, पहले ऐसा माना जाता था कि हमारे पास एक एनर्जी होती है हीट एनर्जी, जो टेम्परेचर में डिफरेंस के कारण फ्लो होती है, और दूसरी होती है हमारी मैकेनिकल एनर्जी, जो mgh और हाफ mv², जो मैकेनिकली हम जिसको पुश करके और कुछ करके इस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। हम कभी भी हीट को ज़बरदस्ती पुश नहीं कर सकते। हीट को फ्लो कराने के लिए हमें टेम्परेचर में डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है, तब हीट ट्रांसफर होता है। ऑलराइट, पहले ऐसा माना जाता था कि हमारे पास एक है हीट एनर्जी, और दूसरा बोला गया कि हमारे पास एक मैकेनिकल एनर्जी। ये हीट एनर्जी हमें कहाँ से मिलती थी? फायर में ये देखने को मिलती थी। ऑयल को अगर मैं बर्न कर रहा हूँ तो उसमें हमें ये एनर्जी देखने को मिलती थी, और इससे हमें मिलता क्या था? इसका जो रिजल्ट होता था वो होता था चेंज इन टेम्परेचर। ऑलराइट, मैकेनिकल एनर्जी हमें कहाँ देखने को मिलती थी? ये मिलती थी हमको हाफ mv² में देखने को मिलती थी, या फिर mgh में देखने को मिलती थी। इस तरह की चीज़ों में मैकेनिकल एनर्जी देखने को मिलती थी। ऑलराइट, पहले से समझा जाता था कि ये दोनों एनर्जी अलग अलग हैं। अभी तक कोई रीज़न ही नहीं है कि दोनों एनर्जी को हम सेम मान लें। तो यहाँ पर इसकी एक यूनिट बनाई गई, ठीक है, इस यूनिट को बोला गया कैलोरी। यहाँ पर इसकी यूनिट बनाई गई जिसको बोला गया जूल। कैलोरी की डेफिनेशन क्या रखी जाए? बहुत ही सिंपल सी शब्दों में इसको लिखा गया कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास मान लो 1 ग्राम वाटर है, उसमें 1 डिग्री सेल्सियस का हम चेंज कर देंगे टेम्परेचर, तो हमें पता चलेगा कितनी हीट जो उसको हमने दी है उसको हमने 1 कैलोरी घोषित कर दिया, और इस तरीके से हमारे पास एक यूनिट बन गई। बहुत ही सिंपल है ना? यहाँ से हमें क्या निकल के आता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर था 1 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी, उसकी वैल्यू भी हमारे पास 1 है। तो यहाँ से आप देखोगे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो भी निकल के आ जाता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। दिस इज द डेफिनेशन जहाँ से हमें कैलोरी और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर के बीच में रिलेशन पता चलता है। अच्छा, जूल को किस तरीके से डिफाइन किया गया था? जूल को डिफाइन किया गया था कि 1 न्यूटन के फोर्स से आप 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करवा दो, तो उससे हमको क्या मिलता है? 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूँ। उससे हमको जितना वर्क डन होता है वही हो जाता है हमारा 1 जूल। तो इस तरीके से इसको डिफाइन कर दिया गया। दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं। फिर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया? उसका सेटअप कुछ ऐसा था, यहाँ पर हमारे पास एक पुली है और इधर हमारे पास एक इस तरीके से ब्लॉक लटका है जिस पर नीचे की तरफ लगता है mg, और यहाँ से ये इस तरीके से आता है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैकेनिज्म है कि यहाँ पर इस तरीके से कुछ बनी हुई है चीज़। जैसे ये नीचे आएगा तो ये इस तरीके से टर्न करने लगता है, रोटेट करने लगेगा, ठीक है। इसमें हमने भर दिया है वाटर। तो जब भी ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ये वाटर के अंदर इस तरीके से कोई चीज़ घूमती है और उससे वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है। इस प्रोसेस को क्या बोला गया? दिस इज चर्निंग ऑफ वाटर। और फिर ऐसा देखा है कि यहाँ पर जो हमें देखो एनर्जी इस ब्लॉक की कम हो रही है ना, तो वो हमें यहाँ से वैल्यूज हम उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है, वो वाली कैलकुलेशन हम यहाँ से कर लेंगे।
तो यहाँ से हमें जूल और कैलोरी के बीच में रिलेशन मिला, और वो जो रिलेशन मिला वो आ जाता है हमारे पास 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैल्यू थी जो हमें पता चल गई, और इसी को बोला जाता है मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट। इसका मतलब क्या हुआ, इस टर्म का मतलब समझ लो, अगर हीट को हम इक्विवेलेंट करना चाहें किसी मैकेनिकल वर्क से तो वो वर्क होना चाहिए 4.186 जूल। बहुत ही सिंपल है। अच्छा, इस चीज़ को बोलने का, इसको समझाने का जो तरीका होता है उसको भी कैसे लिखा जाता है, इसको लिख दिया जाता है कि J इज इक्वल टू 4.1877 जूल पर कैलोरी। ये भी इसको लिखने का एक तरीका है। आपको एग्जाम में बोला जाएगा कि J की वैल्यू 4.2 मान लो, तो उसका मतलब हमें समझ जाना है मैकेनिकल इक्विवेलेंस की वैल्यू 4.2 है, और यही बस वैल्यू। अच्छा, यहाँ से हमें और एक चीज़ पता चलती है, जब हम जिम जाते हैं तो जिम में हम क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं, डंबल्स को इस तरीके से ऊपर उठाते हैं। हमने किया मैकेनिकल वर्क, और उसका मैकेनिकल इक्विवेलेंस, फिर उसके कारण हम हीट निकालते हैं, फिर हम क्या बोलते हैं, हमने जो एनर्जी बर्न करी है वो कैलोरीज में बर्न करी है। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट का यूज हो रहा है। आगे चलते हैं। जूल एंड कैलोरी, बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होती हैं, कई बार हम कन्वर्जन भूल जाते हैं, तो कभी भी कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसको एक बार के लिए ख़त्म करते हैं पूरा समझ करके। हम लिखने की कोशिश करेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है, देखो जिस तरीके से कैलोरी को डिफाइन किया गया था उसके हिसाब से 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये हमारी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आती है। फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पे हमें पता चला था कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। उसको मैं अभी 4.186 नहीं लिख रहा हूँ, 4.2 लिख रहा हूँ। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, कैलोरी को रिप्लेस कर दो सीधे सीधे, कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल से, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, अभी तो 1 ग्राम की बात हो रही है, तो अगर हमें किलोग्राम की बात करनी हो तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर बन जाता है हमारे पास, ये क्या बन जाता है, 1 किलो कैलोरी पर, नीचे आ जाएगा किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली ये हमारे पास बन जाता है 4.2 किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ये वैल्यूज़ हमें समझ जानी है। हमारे पास ध्यान ये होना चाहिए कि जब भी हमें क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें हो सकता है एक वैल्यू कैलोरी में हो, दूसरी वैल्यू जूल में हो, या फिर हो सकता है एक जगह पे हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में नीचे ग्राम है और हम जब यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे मास किलोग्राम में था, तो वहाँ पे गड़बड़। यही 2 चीज़ों में हमारी गड़बड़ होती है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास है इस तरीके से, क्या है ये, यहाँ पर है 100 किलोग्राम H2O, इसको मैंने दे दी है 10 किलो कैलोरी की हीट, और इसका T इनिशियल की वैल्यू थी 20 डिग्री सेल्सियस। मुझे बताओ T फाइनल की वैल्यू कितनी होगी। इसके अलावा मैं आपको और कोई डेटा नहीं दूंगा, आपको वीडियो को पॉज करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टी फाइनल का करेक्ट आंसर आता है 20.1 डिग्री सेल्सियस। देखते हैं कैसे। हमारे पास इक्वेशन सिर्फ एक है, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। हीट हमें कितनी दी गई है, 10 किलो कैलोरी इज इक्वल टू मास कितना है, 100 किलोग्राम। अच्छा, डेल्टा टी तो हमें कैलकुलेट करना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कौन सी रखी जाए, यहाँ पर कैलोरी यूज हो रही है, किलोग्राम यूज हो रही है, तो हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस टाइप की चीज रखनी चाहिए। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगी, कैलोरी में है तो 1 होता है, 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, राइट, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। यहाँ पर कैलोरी से कैलोरी कट गया, किलो से किलो कट गया, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, हमारे पास सीधे सीधे वैल्यू आ गई, डेल्टा टी इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.1, और हमारे पास टी फाइनल की वैल्यू आ जाती है टी इनिशियल प्लस 0.1 विच इज इक्वल टू 20.1 डिग्री सेल्सियस।
बहुत ही आसान हमारा आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पर अगर आप गलत यूनिट ले लोगे तो भी आपका आंसर सही आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप वैल्यू ले लो, क्या यहाँ पर आप ले सकते हो 10 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 100 किलोग्राम, और आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू ले ली 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इंटू डेल्टा टी, तब भी आंसर सेम आएगा। देखो कैलोरी से कैलोरी को काटो, ग्राम से ग्राम को काट दो, किलो से किलो को काट दो, फिर से आ जाएगा डेल्टा टी सेम, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.1 डिग्री सेल्सियस। तो हमेशा वैल्यू सेम ही आने वाली है। और एक सवाल देखते हैं जहाँ पर हमारे पास इस तरीके से एलियन को पकाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी है उसको हम मान लेते हैं इट इज इक्विवेलेंट टू 10 किलोग्राम ऑफ वाटर। उसको हमने जो हीट दे दी है वो दी है 126 किलो जूल हीट दे दी है, और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एलियन विलियन की मिला के जो एवरेज है वो है 1.2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और हमें टी इनिशियल की वैल्यू दी हुई है, टी इनिशियल इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। टी फाइनल की वैल्यू कितनी हो गया है पता करना है। एक ही हमारे पास फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। यूनिट्स अलग अलग हैं इस बार। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 32.5 डिग्री सेल्सियस। कैसे आया? बहुत आसान है, फॉर्मूला तो हमारे पास यही है, बस हमें यूनिट्स अलग अलग दिए हैं। यहाँ पर कैलोरी में वैल्यू, यहाँ पर जूल में। कुछ भी कर लो आप, इसको जूल में ले आओ या फिर इसको कैलोरी में कन्वर्ट कर दो। तो हम यहाँ पर देखते हैं Q की वैल्यू लिख दूंगा 126 किलो जूल इज इक्वल टू मास कितना था 10 किलोग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 1.2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। अब ये जो कैलोरी लिखा हुआ है, इसी कैलोरी को मैं चेंज कर दूंगा कि इसको बोल देता हूँ 4.2 जूल। बस आ गया हमारा आंसर। यहाँ पर जूल से ये जूल कट गया, ग्राम से ये ग्राम कट गया, किलो से ये किलो कट गया। तो 126 इज इक्वल टू 10 इंटू 4.2 इंटू 1.2 डेल्टा टी आ जाता है, और हम यहाँ देखते हैं कि ये 42 हो जाता है, राइट। 126 डिवाइडेड बाई 42 डिवाइडेड बाई 1.2 इज इक्वल टू डेल्टा टी। ध्यान से देखोगे तो ये 3 टाइम्स है, और 3 डिवाइडेड बाई 1.2 हो जाता है 30 डिवाइडेड बाई 12 विच इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2.5 इज इक्वल टू डेल्टा टी। तो हमारे पास टी फाइनल की वैल्यू आ जाती है 30 प्लस 2.5 विच इज इक्वल टू 32.5 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही आसान था। तो अब आपको सारी की सारी चीज़ें आती हैं, सब कुछ आता है आपको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में इससे अलग कुछ हो नहीं सकता। लेकिन एक बाउंसर क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। Calorie is defined as the amount of heat required to raise temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius and it is defined under which of the following condition। ओहो, तो यहाँ पे बहुत सारी 4 कंडीशन दी हुई हैं। हमें पता था कि 1 कैलोरी क्या होता है, 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो इन्हें लिख ही दिया, लेकिन जो कंडीशन थी वो हमें पता ही नहीं थी। तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए। इसको आप किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते थे, ये डेटा बेस क्वेश्चन है, ये डेटा हमें पता होना चाहिए। तो एक्चुअली वो जो वैल्यू है वो 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज देखा जाता है, लेकिन वो इस रेंज में देखा जाता है, इस प्रेशर पे देखा जाता है। इनको ही क्यों चुना? देखो हमें कोई सी वैल्यू तो चुननी थी। क्यों चुननी थी? क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बदलती रहती है टेम्परेचर के साथ, एग्जैक्ट कॉन्स्टेंट वो नहीं है। तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टेम्परेचर हमें पकड़ना था। किसको पकड़ा जाए भाई? जो इजीली अवेलेबल हो, लैब में आसानी से क्रिएट किया जा सके। तो यहाँ पर ये वाला स्टीम पॉइंट के बहुत पास है, हमें बहुत गर्म करके चीज़ें रखनी पड़ेंगी। ये कुछ ज़्यादा ही ठंडा है, तो ये दोनों हमें ठीक ठाक लग रहे हैं ऑप्शन। और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है। तो जाहिर सी बात है कोई सिंपल सी चीज़ को हमें चुनना चाहिए, इसीलिए इस चीज़ को कभी चुना गया होगा। मैंने नहीं चुना है, जिसने भी चुना उसने ऐसे ही चुना था। तो कैलोरी की एक बार जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। Calorie is
the amount of heat needed to raise the temperature of 1 gram water from कहाँ से कहाँ तक 14.5 डिग्री सेल्सियस to 15.5 डिग्री सेल्सियस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर उसको भी अब टेक्निकल लैंग्वेज में हम लिख देते हैं, वो हो जाता है 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो ये हमें समझना है, तो बस ये काम की चीज़ है। अच्छा, अगर हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बदलती है टेम्परेचर के साथ, तो किस तरीके से बदलती है वो भी एक ट्रेंड देख लेते हैं। हमारे पास मान लो ये यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ है, इस तरफ हमारे पास टेम्परेचर है, इस तरफ हमारे पास स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट किस में होगी? कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर टेम्परेचर जो भी हो, हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि भाई जिस वक्त टेम्परेचर 14.5 से 15.5 जाता है, तो इन दोनों का मीन टेम्परेचर मैं ले लूँ, मान लो वो है 15 डिग्री सेल्सियस, उस वक्त हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी प्रिसाइजली 1 होगी, क्योंकि उस तरीके से तो डिफाइन ही किया गया है। यहाँ पे कहीं मुझे वैल्यू मिलती है, दिस इज 1। इसमें बहुत सारे जीरोज आप लगा सकते हो, क्योंकि ये डेफिनेशन है, उसमें बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने पे वो ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर कम करने पे क्या तब भी ज़्यादा होती है, ऐसा कुछ ग्राफ आता है या ऐसा कुछ ग्राफ आता है, कैसा ग्राफ आता है? तो वो ग्राफ, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये जो आता है एक्सपेरिमेंटली वैसा आता है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। तो ये याद रखना, इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 है वो कोई मिनिमम वैल्यू भी नहीं है, है ना? ऐसा नहीं है कि मिनिमम वैल्यू को हमने डिफाइन किया, लिक्विड बस कर दिया था। ये कुछ याद रखने वाली चीज़ है। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी कोई पहली चीज़ तो हम एक और चीज़ बोल देते हैं, ये है थर्मल कैपेसिटी। लिख लो इसको, थर्मल कैपेसिटी। अभी तक हमने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस तरीके से होती थी? हमारे पास Q होता था, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो यहाँ पर S हो जाता था हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन अब मुझे कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो पहले मैं उसका M अलग से नापूं, फिर देखूं कि यार वो उसका S कितना है। तो ये चीज़ें अलग अलग से पता कर पाना बड़ा मुश्किल होता था, है ना? तो फिर किसी भी तरीके से सब जगह पे आप जब भी कैलकुलेशन करोगे किसी चीज़ की, मान लो मुझे इस रिमोट के साथ एक्सपेरिमेंट करने, इसका मास तो फिक्स है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी जो भी है वो है। जब भी आप फॉर्मूले में यूज़ करोगे हमेशा ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आते थे, तो मैंने सोचा यार इस टर्म को ही एक नई चीज़ बोल देते हैं और ये बन जाती है हीट कैपेसिटी। तो इस पूरी चीज़ को हम लिख देते हैं C। यहाँ डेल्टा टी एज इट इज़ है, यहाँ पर इधर Q एज इट इज़ है। अब ये जो C है इसे हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ये था हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एस स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक का मतलब है कि उसमें पर किलोग्राम भी हम देखते हैं। यहाँ पर किलोग्राम का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो यहाँ पर मैं इसको अगर रीअरेंज करूँ तो C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी। तो ये बहुत ही सिंपल भी है हमें समझने के लिए। पर डिग्री सेल्सियस अमाउंट, मतलब बढ़ाने के लिए, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट देनी पड़ती है, तो वही हो जाता है हमारा हीट कैपेसिटी। तो इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी? जूल पर डिग्री सेल्सियस। इसकी कितनी होती थी? जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, राइट? इसकी और यूनिट्स हो सकती है हमारी कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस या फिर कैलोरी पर फ़ारेनहाइट, कुछ भी यहाँ पे यूनिट आप बना सकते हैं। इसके भी हम डायमेंशंस पता कर सकते हैं। तो हमारे पास Q के डायमेंशन क्या होते थे? mL2 T-2 जो एनर्जी होती है, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में K। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है इसकी हमारे पास mL2 T-2 K-1। ओके, क्या हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कई बार आपने देखा था वेरिएबल होती थी? उसी तरीके से हमारी C की वैल्यू भी वेरिएबल होती है। क्यों? ये S टाइम टेम्परेचर का जो भी फंक्शन होता था उसमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो जाती है। इसकी डिफरेंशियल फॉर्म वाला जो इक्वेशन है वो भी रख लेते हैं। Q इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ C
एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर T इंटू dt। कहाँ से? T1 से लेकर के T2 तक। तो सबको ये चीज़ समझ में आ गई हीट कैपेसिटी क्या है। फिर भी इसकी थोड़ी सी फील लेने की और कोशिश कर लेते हैं। आपके लिए जल्दी जल्दी से मैं कुछ सवाल दूंगा, मुझे बताओ हीट कैपेसिटी ऑफ 10 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये बतानी है आपको कैलोरीज में। कैसे बताओगे? ये होता है हमारे पास C इज इक्वल टू MS। मास की वैल्यू कितनी है? 10 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अभी मैंने कैलोरी में पूछा है ना, तो वो हो जाएगा 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। यहाँ से वो ले आ जाती है 10 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। 10 ग्राम पानी का टेम्परेचर अगर मुझे 5 डिग्री बनाना है, 1 डिग्री बनाने में 10 कैलोरी देनी पड़ती है, 5 डिग्री के लिए 50 कैलोरी देनी पड़ेंगी। इस तरीके से हम कैलकुलेशंस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखो जल्दी से। कैपेसिटी ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ वाटर इन जूल। जूल में पूछा है, कैपेसिटी होती है मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मास की वैल्यू है 2 किलोग्राम। अच्छा, जूल में पूछा है, ऊपर किलोग्राम है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कौन सी ली जाएगी? जिसमें किलोग्राम भी आता हो, जिसमें जूल भी आता हो। तो वो होती है 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। किलोग्राम से किलोग्राम घट गया, ये आ जाता है 8400 जूल पर डिग्री सेल्सियस, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 8.4 किलो जूल पर डिग्री सेल्सियस। सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है हर डिग्री सेल्सियस में उसका टेम्परेचर बढ़ाने में। यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी देता था तो भी टेम्परेचर बढ़ जाता था। तो ये कंपेयर करना आ गया। और सी की वैल्यू क्या था? अच्छा, आपके लिए सी ऑफ सी। तो ये बताओ हमें सी ऑफ सी कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर कैपेसिटी की वैल्यू हो जाती है मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अब यहाँ पर मास तो है हमारा इनफाइनाइट, समुद्र का मास इनफाइनाइट है, तो इसकी वैल्यू भी आता है इनफाइनाइट जूल पर डिग्री सेल्सियस। तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी पर डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर के लिए। तो इसीलिए समुद्र का टेम्परेचर मैं नहीं बढ़ा सकता, हम लोग नहीं बढ़ा सकते। एक टर्म जो हमको और समझ लेनी है वो है वाटर इक्विवेलेंट। अभी वाटर इक्विवेलेंट होता क्या है? मान लो हमारे पास इस तरीके से एक कैलोरी मीटर ही है, मान लो ये रहा कैलोरी मीटर। इसमें मैंने भर दिया कुछ पानी, ठीक है, ये है, इसमें मैंने कितना भर दिया? 4 किलोग्राम वाटर, और ये है बना हुआ Cu का। ऑलराइट, इसका कुछ इनिशियल टेम्परेचर है मेरे पास, टेम्परेचर इनिशियल, और इसको मैंने फिर हीट किया। इसको मैंने कितना हीट कर दिया? इसको मैंने दी है 21 किलो जूल की हीट दे दी है। ओके, अब यहाँ पर इससे मैं पूछूं कि टेम्परेचर राइज कितना हुआ, तो मैं कैसे बता सकता हूँ? देखो, यहाँ पर एक चीज़ तो पक्की है कि क्योंकि ये कंटेनर और पानी साथ में, तो दोनों का टेम्परेचर सेम रहने वाला, ये हमें मान के चलना है। तो ये हीट जो मैं दूंगा उससे सिर्फ पानी का टेम्परेचर राइज नहीं होगा, उससे कॉपर का भी टेम्परेचर राइज होगा, और इस तरह से होगा कि दोनों का ही जो डेल्टा टी होगा इनिशियल से लेकर के फाइनल टेम्परेचर तक, वो चीज़ सेम रहने वाली है। तो यहाँ पे मेरी जो इक्वेशन हो जाती है वो क्या हो जाती है? Q इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी प्लस मास ऑफ कॉपर इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ पर ये बहुत ही मुश्किल सी सिचुएशन देखने को मिल रही है, इसको सॉल्व करना मुश्किल है। तो पहले तो मेरे पास अभी ये मेरे पास कॉपर है, कॉपर की जगह कोई अलॉय होता और उसका फिर मैं एक मास भी बताता, फिर उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बताता, उसकी जगह हमने एक तरीका निकाला। हम क्या करते हैं, यहाँ पर बोल देते हैं दिस इज कॉपर जिसका इक्विवेलेंट मास, वाटर इक्विवेलेंट हमको लिखना चाहिए, वो वैल्यू दी हुई है 1 किलोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? इसको मैं सीधे सीधे रिप्लेस कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं मास ऑफ वाटर इक्विवेलेंट, तो उसको मैं MEQ लिखूँ। अब यहाँ पर जो कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी उसकी जगह हमें वाटर की ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज़ करनी है। यहाँ पर ये डेल्टा टी था, यहाँ पर MW SW था, डेल्टा टी था, प्लस था, और यहाँ पे Q की वैल्यू थी। यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो Q की वैल्यू आ जाती है Q इज इक्वल टू MW प्लस MEQ इंटू SW डेल्टा टी। तो सीधी सीधी शब्दों में बोला जाए तो इस कॉपर का जो वाटर इक्विवेलेंट है
उसको आप समझो कि वो पानी में यहाँ पर ऐड हो गया और इस कॉपर को आप भूल जाओ, इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी होती है। यहाँ इस पर्टिकुलर केस में कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, क्यू था 21 किलो जूल, तो 21 इंटू 10⁻³ जूल इज इक्वल टू वाटर का मास कितना है, 4 किलोग्राम खुद पानी का, 1 किलोग्राम कॉपर ने इक्विवेलेंट लगा रखा, तो टोटल 5 किलोग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, यहाँ पर जूल में बात हो रही है तो उसकी वैल्यू होती है 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा टी तो हमें पता करना है। यहाँ पर देखो किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, जूल से जूल कट गया, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 21000 डिवाइडेड बाई 4200 इंटू 5, ये 2 0 से 2 0 कट गए। यहाँ पर आप इस तरीके से 210 का हाफ करोगे तो वो आ जाता है 42, और यहाँ 42 से 42 कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाती है 1 इज इक्वल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू 1 डिग्री सेल्सियस हमें पता चल जाती है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से हमें कैलकुलेशंस करनी होती है, तो बहुत ही आसान है। इसको हम देख लेते हैं फॉर्मूला क्या किया हमने, ये एक चेंज किया था। तो टेक्निकली जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है वो जाता है मास ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट है इनटू उसकी स्पेसिफिक हीट इज रिप्लेस्ड विद मास इक्विवेलेंट इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। यहाँ से हमें फॉर्मूला मिलता है मास इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ms अपॉन s ऑफ वाटर। यही एक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। सिमिलरली हमारे पास इसी को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसी को मैं बोल सकता हूँ, ये है हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो ये भी हमारे काम का फॉर्मूला हो जाता है। अभी आया है आप सभी के लिए बहुत ही छोटा सा सवाल, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, इसमें सॉल्व करने जैसी कोई चीज नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। हीट गिवन टू अ बॉडी विच रेजेस इट्स टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी होता है। डेल्टा टी की वैल्यू 1 है, तो Q डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू एम एस। ये हमारी एक्चुअली हीट कैपेसिटी होती है, जिसको हम थर्मल कैपेसिटी भी बोलते हैं। तो हमारे इस तरीके से आंसर आ जाता है। अब आ गया है टाइम कैलोरीमेट्री का। कैलोरीमेट्री होता है क्या, कैलोरीमेट्री इसको नाम से ही पता चल रहा है, कैलोरीज को मीटर कर रहे हैं या फिर हम मेजरमेंट ऑफ हीट। तो मेजर क्या करना है इसमें, मेजर ये करना है कि हीट, क्योंकि हमारे पास एनर्जी तो कंजर्व होती है, तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में हम बोल सकते हैं हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड, और ये ट्रू होगा फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, है ना, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये लॉ किस पे बेस्ड है ये भी हम लिख लेते हैं, बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑलराइट, तो इसमें किस तरीके से हमें देखना है, देखो पहली बात तो एनर्जी का लॉस हो क्यों रहा है, तो इसके लिए हमारे पास मान लो दो चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया। ये था इनिशियली टेम्परेचर T1 पे, ये था टेम्परेचर T2 पे। अगर टेम्परेचर 1 बड़ा है T2 से, तो यहाँ से हीट का इस तरफ ट्रांसफर होगा। इस तरफ ही क्यों होगा, क्योंकि एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो हीट कहीं बाहर जा नहीं सकती। तो इसका जितना लॉस होगा उतना इसको गेन करना ही पड़ेगा, नहीं तो एनर्जी का कंजर्वेशन वाला लॉ गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास ये आ जाती है। इसमें और एक चीज़ जो हमारे को देखनी है वो है एक हमारे पास डिवाइस होती है, वो होती है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या होता है, एक इस तरीके की डिवाइस होती है। यहाँ पर डिवाइस तो क्या बोलूँ मैं इसको, ये एक लकड़ी का बॉक्स है और बॉक्स के अंदर कुछ इंसुलेशन लगा हुआ है ताकि हीट ट्रांसफर ना हो पाए। इसका यूज़ करके हम इसे एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाना चाहते हैं, लेकिन इसमें मैं लिक्विड यूजुअली डालूंगा तो वो फैल जाएगा। तो इसमें मैं एक कॉपर का इस तरीके से मटेरियल डाल देता हूँ। ये एक टम्बलर डाल दिया है,
इसमें मैं पानी डालूंगा गर्म, फिर दूसरी कोई चीज़ गर्म डालूंगा, उनके बीच में टेम्परेचर जो भी चेंज होता है फाइनल टेम्परेचर मुझे पता करना है ना। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम बन गया और इसके अंदर उसको मिक्स करने के लिए कॉपर का ही एक स्टेरर डाला है। तो मैं जब मास यूज़ करूंगा कि कैलोरीमीटर का मास क्या है, तो इसका मास हमें कंसिडर नहीं करना है, ये इंसुलेशन है। ये एक कॉपर है जो लिक्विड के टेम्परेचर पे आ जाएगा, साथ में ये स्टेरर है, इसको भी हम उसका कॉपर का मास में ऐड करेंगे। फिर इसके ऊपर लगा देते हैं इस तरीके से ढक्कन। ये हमने लगा दिया ढक्कन, अभी बंद हो चुका है, इसके चारों तरफ कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन इसका टेम्परेचर हम कैसे नापेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर हमें दी हुई है एक इस तरीके से थर्मोमीटर लगाने की व्यवस्था है यहाँ पर, व्यवस्था। तो ये बन गया हमारा कैलोरीमीटर, इस तरीके से होता है। इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको करने पड़ेंगे, हम देख लेते हैं हमारे काम की क्या चीज़ है। तो यहाँ पे जल्दी से एक डायग्राम बनाएंगे। हमारे पास होता है यहाँ पर एक इस तरीके से बीकर, और वो होता है इंसुलेटेड सिस्टम में, है ना, दिस इज इंसुलेटेड। और इसके बीच में हम ऐसे लगा देते हैं हमारा थर्मोमीटर, जिसके अंदर इस तरीके से फ्लूइड मर्करी राइज करता है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ना। इसकी कैलकुलेशन क्या होनी है वो कैलकुलेशंस देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने मिक्स किया 10 किलोग्राम वाटर जो कि था 20 डिग्री सेल्सियस पे। उसको किससे हमने मिक्स कर दिया, हमने मिक्स कर दिया उसको 2 किलोग्राम वाटर जो कि था 80 डिग्री सेल्सियस पे। इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। मिक्स कर दिया तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा पानी का, ये बताओ पहले। तो वो हो जाएगा हमारे पास 12 किलोग्राम। और उसका टेम्परेचर कितना होगा, सर्दियों में जब हमें नहाना होता है तो गर्मा गर्म पानी गैस से लेके आते हैं, अगर गीज़र नहीं है, लाइट नहीं आ रही है, और फिर उसको ठंडे पानी में मिक्स करते हैं। तो ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, मुझे बताओ कि फाइनल टेम्परेचर क्या आने वाला है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 30 डिग्री सेल्सियस हमारा फाइनल टेम्परेचर होगा। तो हमें पता ही नहीं है वो कैसे है, तो यहाँ पर हम इसको मान लेंगे कि हमारा टेम्परेचर था T। और इस 12 किलोग्राम को आप ऐसे 12 किलोग्राम मत लिखो, आप यहाँ पे लिखो कि ये 10 kg इधर का इधर ही है, ये 2 kg इधर का इधर ही है, ठीक। तो यहाँ से इसका टेम्परेचर में चेंज कितना आया, देखो ये जो टेम्परेचर T है वो 20 और 80 के बीच में कहीं होगा, ये तो हमें समझ में आता है। तो इस वाले का टेम्परेचर बढ़ा है, इसका टेम्परेचर बढ़ गया है, तो इसने हीट गेन करी है ना, Q इसने गेन करी है, करेक्ट। और इसका टेम्परेचर के साथ क्या हुआ, 80 से कम हो गया टेम्परेचर, तो इसने हीट का लॉस हुआ है, इसको इसने हीट लूज करी है, इससे जो हीट निकली है। और ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो हमें पता चल जाता है ये जो हीट है वही इधर जानी है। बस हो गया हमारे पास काम खत्म। Q इज इक्वल टू Q, एक तरफ है हमारे पास Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी लिखते हैं ना, तो मास कितना था 10, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, 10 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू इसका चेंज इन टेम्परेचर कितना है 20 से बढ़कर T हो गया, तो यहाँ पर T माइनस 20 मैं करूँगा इज इक्वल टू इसका लॉस कितना हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा मास था 2 और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दोनों वाटर हैं तो दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैंने अभी एस लिखी हुई है, और इसका चेंज इन टेम्परेचर कितना है 80 से ये T पर आ गया, तो यहाँ पर मैं 80 माइनस T कर दूंगा इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर क्या कट जाता है, ध्यान से देखो, S से S कट गया और हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है 10T माइनस 200 इज इक्वल टू 160 माइनस 2T, यहाँ से आ जाता है 12T इज इक्वल टू 360, यानी कि T इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 12, ये वैल्यू कितनी आ जाती है 30 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आ जाता है। अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हम दो चीज़ों को मिक्स कर रहे थे, लेकिन कई बार हो सकता है दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करें। और वहाँ पे और एक चीज़ हमने देखी थी कि एक का टेम्परेचर कम हो रहा था, दूसरे का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा था। जब 2-3 चीज़ों को एक साथ मिक्स करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा किस किस का टेम्परेचर बढ़ने वाला है, किस किस का टेम्परेचर कम होने वाला है। ऐसे में सॉल्व कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास जो टोटल सिस्टम है
टोटल सिस्टम में जो हीट है वो कहीं बाहर नहीं जा रही है, तो एक ने जितना गेन किया है उतना दूसरे ने लूज किया होगा, ये वही एनर्जी होने वाली। अगर हमारे पास 3 सिस्टम है तो यहाँ पर आप इस तरीके से बना सकते हो कि सबका जो हीट गेन या लॉस है वो सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्यू गेन्ड का जो सम होगा इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। ये मैंने ऐसे क्या लिख दिया, मैंने लॉस वाले का तो यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया। तो जो लॉस वाला है, लॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, नेगेटिव में गेन हुआ है। तो यहाँ पे अब हम मैथमेटिक्स का यूज़ करेंगे, साइन कन्वेंशन मैथमेटिक्स अपने आप वहाँ पर यूज़ कर लेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है सम ऑफ क्यू गेन। तो मैं लिख दूंगा m1s1 इनटू उसका जो भी फाइनल टेम्परेचर हुआ है T, इनिशियल टेम्परेचर था मानो T1, प्लस m2s2 T माइनस T2 प्लस m3s3 T माइनस T3। इस तरीके से सबको आप प्लस करते जाओ, ये सारी की सारी वैल्यूज जीरो होनी चाहिए। देखो किसी का टेम्परेचर बढ़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, किसी का टेम्परेचर कम हुआ होगा तो उस केस में यानी कि उसका इनिशियल टेम्परेचर बढ़ा था, बाद में कम टेम्परेचर पे वो सेटल हो गया, तो ये अपने आप वैल्यू नेगेटिव आएगी और सारी की सारी वैल्यूज हमें सम टोटल जीरो मिलने वाला है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप इसको पुराने तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, हमारे पास Q लॉस्ट इज इक्वल टू Q गेन्ड। ये मैं सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट के लिए कर रहा हूँ। अभी 2 ऑब्जेक्ट थी, मान लो एक थी हमारी 1 थी, वो थी T1 पे, और दूसरी थी वो थी हमारी T2 पे। फाइनली मिक्स होकर के जब वो आया तो T पर आ गए। तो इसका मान लो जो लॉस हुआ है ना, इसका लॉस कितना हो जाएगा, Q लॉस इज इक्वल टू m1s1। लॉस हुआ है यानी कि ये T1 ज़्यादा था T से, तो लॉस की वैल्यू आ जाएगी T1 माइनस T इज इक्वल टू इसका गेन हुआ है यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर ये वाला ज़्यादा बड़ा होगा, T2 छोटा होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे m2s2 T माइनस T2। इसको आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, और वो नेगेटिव अंदर जाएगा तो हमें फिर से यही वैल्यू मिलने वाली है ना, यही मिल जाएगा सब में। देखो T माइनस T2 T माइनस T1 सबका सम मिला करके 0 आने वाला। तो अच्छा, इसका यूज़ क्या होने वाला है, यूज़ पे आते हैं, सीधे काम की बात करेंगे अब। यहाँ पर आप देखो सारी T वाली टर्म्स को एक तरफ ले आओ और वहाँ पर T को कॉमन निकालो, तो यहाँ पर देखो हमें क्या वैल्यू मिलती है, m1s1 प्लस m2s2 प्लस m3s3 प्लस जितने भी हैं मल्टीप्लाइड बाय T, है ना, यहाँ पर T है। और ये m1s1 T1 नेगेटिव का जो है ये दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाता है m1s1 T1 प्लस m2s2 T2 प्लस जो भी हमारे पास वैल्यूज आनी, यहाँ से हमें मिलता है T फाइनल, जो भी आफ्टर मिक्सिंग जो फाइनल होने वाला है उसकी वैल्यू हो जाती है। बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला बन के आता है सिमेट्रिक, m1s1 T1 प्लस m2s2 T2 प्लस ऐसे जितने भी हैं इनिशियल कंपोनेंट सबको ऐड करते जाओ। नीचे डिनोमिनेटर में आएगा m1s1 प्लस m2s2 प्लस जितने भी हैं ऐड करते जाओ। ये हमारा फॉर्मूला है। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको इस सवाल में मजा आ जाएगा। 3 liquids A, B and C are at temperatures 10, 15 and 20 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। तो इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ। मेरे पास A है, मेरे पास B है, मेरे पास C है। 10 कितने, ये है 10 डिग्री सेल्सियस पे, ये है 15 डिग्री सेल्सियस पे, ये है 20 डिग्री सेल्सियस पे। इफ इक्वल मासेस ऑफ A एंड B आर मिक्स्ड द फाइनल टेम्परेचर बिकम्स 14 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं A और B को मिक्स कर देता हूँ इक्वल अमाउंट, है ना, तो मुझे मिलता है 14 डिग्री सेल्सियस। इफ इक्वल मासेस ऑफ बी एंड सी रिजल्ट इन 17 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को मिक्स करोगे तो मुझे मिलता है 17 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट टेम्परेचर इफ इक्वल मासेस ऑफ ए एंड सी आर मिक्स्ड। तो यहाँ पर जब ए और सी को मैं मिक्स करता हूँ तो यहाँ मुझे मान लो मिल जाता है एक टेम्परेचर। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो आपको 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। पहली इक्वेशन इन दोनों के बीच में आएगी, दोनों का सेम मास लेना है, तो हम क्या लिखेंगे, Q गेन्ड इज इक्वल टू Q लॉस। तो फॉर
ए बी, आपको क्या करना है, हीट जो एक ने गेन करी, पहले बताओ गेन कौन कर रहा है, ये वाले ने गेन करी, हमें दिख रहा है 10 से 14 हो गया, तो मैं लिख दूंगा m इंटू एस ए इंटू डेल्टा टी, कितना है उसका 14 माइनस 10 इज गोइंग टू बी इक्वल टू m इंटू एस बी इंटू, इसका टेम्परेचर चेंज कितना है, 15 से 14 आ गई, तो वो है 15 माइनस 14। यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल जाएगा। ऐसे दूसरा रिलेशन बी और सी के लिए निकालो, फिर इसके बाद उस रिलेशन का यूज़ करते हुए हमें फाइनल टेम्परेचर टी पता करना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है T इज इक्वल टू 190 डिवाइडेड बाई 11 डिग्री सेल्सियस। कैसा आया, सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास यही क्वेश्चन तो हमने देख ली थी। यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, क्योंकि हमेशा इक्वल मास हो रहे हैं तो m वाली वैल्यू हमारी हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पर हमें क्या मिलता है, 4SA इज इक्वल टू SB। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात कर लेते हैं फॉर B एंड C। B और C को जब मिक्स किया गया, यहाँ पर देखो B ने एनर्जी को गेन किया है, C ने एनर्जी को लूज किया है, तो दोनों को लिखते हैं हम मास इंटू SB इंटू टेम्परेचर चेंज कितना हुआ है 17 माइनस 15 इज इक्वल टू मास इंटू SC, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ C ने लूज किया है 3 डिग्री सेल्सियस, यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 17। क्या वैल्यू मिलती है, पहले तो हमारा मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें इक्वेशन मिलती है 2SB इज इक्वल टू 3SC। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और अब हम आ जाते हैं जो हमें पता करना है हमारा फॉर AC। यहाँ पर हम देखेंगे कि A कुछ हीट गेन करेगा, ये कुछ हीट लूज करेगा, दोनों को इक्वेट कर दें। A कितना हीट गेन करेगा, m इंटू SA इंटू T माइनस 10, है ना, ये हीट गेन हुई है, इज गोइंग टू बी इक्वल टू m इंटू SC, उसका 20 माइनस टी होगा यहाँ। करेक्ट, m से m कट गया। क्या हमें SA और SC के बीच में रिलेशन पता है, नहीं पता, लेकिन यहाँ से मैं पता कर सकता हूँ। देखो SC की जगह मैं लिख दूंगा 2/3 SB, SC इज इक्वल टू 2/3 SB, और यहाँ पर 2/3 है, SB को मैं लिख सकता हूँ 4 टाइम्स SA, 4 टाइम्स SA, तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाती है 8/3 SA। बस यही रिलेशन हमें निकालना था। अब देखो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है SA इंटू T माइनस 10 इज इक्वल टू SC की जगह मैं रख दूंगा 8/3 SA 20 माइनस T, यहाँ पर SA से SA कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आ जाती है 3T माइनस 30 इज इक्वल टू 160 माइनस 8T। दूसरी तरफ आते 11T इज इक्वल टू 190, यानी कि T इज इक्वल टू 190 डिवाइडेड बाय 11 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में क्यों आया, सारी कैलकुलेशन डिग्री सेल्सियस में ही तो चल रही थी। बहुत ही अच्छा सवाल था। एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पिछले केस में हम इक्वल मासेस लेते थे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग थी, है ना, 3 कॉम्बिनेशन हमारे पास। इस बार हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वही रहने वाली है, क्योंकि हम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कम करेंगे, अलग अलग मास यूज करेंगे। अलग अलग मास यूज करने से अलग अलग टेम्परेचर हमें मिलते हैं। तो देखो, when 100 gram of liquid A at 100 degrees Celsius is added to 50 gram of a liquid B at temperature 75 degrees Celsius, the temperature of the mixture becomes 90 degrees Celsius। तो इसको लिखते हैं, हमारे पास A है at 100 डिग्री सेल्सियस, इसके यूज़ किए हैं मैंने 100 ग्राम, तो यहाँ से मुझे मिलता है 90 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। मिक्स किसके साथ किया था मैंने, B के साथ मिक्स किया था, जो कि था हमारा 75 डिग्री सेल्सियस पर, और इसका मैंने यूज़ किया था 50 ग्राम। ऑलराइट, ये हमारे पास पहली इक्वेशन यहाँ से आएगी। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इफ 100 ग्राम ऑफ लिक्विड A at 100 डिग्री सेल्सियस एडेड टू 50 ग्राम ऑफ लिक्विड B at 50 डिग्री सेल्सियस विल बी। तो अब की बार हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास A है अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसके अभी भी हमारे पास 100 ग्राम है, उसको हम मिक्स कर रहे हैं B पर, जो कि अब
50 डिग्री सेल्सियस पे है, उसके अभी भी हमने 50 ग्राम को यूज़ किया है। तो इस बार हमारे पास टी फाइनल कितना होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। देखो, पहले तो हमारे पास इक्वेशन है Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, आप इसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर उससे आपका आंसर आ जाएगा, आप करके देखना चाहते हो तो कर लो। यहाँ पे हम और एक चीज़ नोटिस करते हैं, देखो 100 ग्राम ऑफ ए, 100 ग्राम ऑफ ए, दोनों बार इक्वेशन सेम यूज होनी है। 50 ग्राम ऑफ बी, 50 ग्राम ऑफ बी, तो हमारे जहां भी कैलकुलेशन होगी m और s दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में हमेशा सेम यूज आ रहे हैं। तो इस बार जो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे वो हो जाएगा c डेल्टा टी। हमारी थोड़ी कैलकुलेशन आसान होगी। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन केस 1, सबसे पहले वाले इस जो मिक्सिंग हुई है इसमें देखते हैं क्या हो। हमारे पास जितना हीट का लॉस हुआ, इसका लॉस हुआ होगा वो इसके गेन के बराबर होगा। हीट लॉस कितना होगा, कैपेसिटी ऑफ ए इनटू चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ इसका, 100 से हो गया 90, इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ बी, इसका कितना गेन हुआ है, देखो ये हुआ है 75 से 90 आ गया, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 75। तो यहाँ से हमें मिलता है 10 टाइम्स सी ए इज इक्वल टू 15 टाइम्स सी बी। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। देखो 2 सी ए इज इक्वल टू 3 सी बी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बहुत ही आसानी से आ गया। दूसरी बार में क्या हुआ है हमारे पास, यहाँ पर देखते हैं। अगेन यहाँ पर कुछ कैपेसिटी ए है, वहां से टेम्परेचर इस तरीके से कम हुआ, मैं लिखूंगा सी ए, टेम्परेचर फाइनल पता करना है ना, 100 से गिर करके टी हो गया, तो मैं लिखूंगा 100 माइनस टी इज गोइंग टू बी इक्वल टू, इसका जो एनर्जी का लॉस हुआ है वो इसने गेन कर लिया है। गेन करा है तो इसका टेम्परेचर चेंज होएगा, कितना हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय 50 डिग्री सेल्सियस से टी तक आ गए, तो ये हो जाएगा टी माइनस 50। ये है हमारी दूसरी इक्वेशन। ओके, यहां पर देखो सी ए की जगह मैं 3CB डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूं, इसको मैं लिख दूंगा 3CB डिवाइडेड बाई 2 into 100 minus t is equal to CB t minus 50। यहाँ पर आप देखोगे कि CB से CB इस तरीके से कट जाता है, हमारे पास बहुत ही आसानी से इक्वेशन आ जाती है 300 minus 3t is equal to 2t minus 100। यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी हमें 400 is equal to 5t, t is equal to 80 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और इसका फील वाला आंसर भी देखो, हमारे पास टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमने डाला, ठीक है, 75 डिग्री, यानी डेल्टा टी इन दोनों के बीच में कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस का जब डिफरेंस था, 25 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस से हमारा टेम्परेचर गिरता है 10 डिग्री सेल्सियस। अब की बार हमारे पास जो टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों का वो है कितना, 50 डिग्री सेल्सियस का, तो दोगुना अमाउंट से टेम्परेचर खींच लिया जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस से। हम सीधे देख सकते हैं कि 100 से 20 डिग्री सेल्सियस कम करके 80 हमारा आंसर आने वाला है। और एक सवाल आप लोगों के लिए, एन अननोन मेटल ऑफ मास 192 ग्राम heated to temperature of 100 degree Celsius was immersed into a brass calorimeter of mass 128 gram containing 240 gram of water at a temperature of 8.4 degrees Celsius. Calculate specific heat of unknown metal if water temperature stabilizes at 21.5 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास देखो एक ब्रास है और वाटर है, दोनों के दोनों इनिशियली हैं 8.4 डिग्री सेल्सियस पे, वो मिक्स होते हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या था, एक्स था, अननोन मेटल है ना, एट 100 डिग्री सेल्सियस पे वो आता है और दोनों का टेम्परेचर सेटल हो जाता है 21.5 डिग्री सेल्सियस पे।
आपको इसकी और इसकी किसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ब्रास पता है, वाटर की तो हमें पता ही होती है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको पता करनी है। यहाँ पर हम मिक्सिंग वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या है हमारा मिक्सिंग वाला फॉर्मूला? टी फाइनल इज इक्वल टू M1S1T1 प्लस M2S2T2 प्लस M3S3T3 डिवाइडेड बाय M1S1 प्लस M2S2 प्लस M3S3। यहाँ पर हमें T फाइनल पता है, हमें ये M1S1T1 पता है, यहाँ पर M2S2T2 पता है, यहाँ पर M3 पता है, T3 पता है, इसका मास पता है, इसका S3 नहीं पता है, और सिमिलरली यहाँ पर भी S3 नहीं पता है। तो इस पूरी इक्वेशन में बस एक वेरिएबल है, बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये आपका होमवर्क है, आपको इसको सॉल्व करना है और आपका जो भी आंसर आएगा उसको कमेंट में कमेंट ज़रूर करना।